का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि प्रेस वाले कुछ और नहीं बल्कि समाज क्या हो रहा है, समाज में क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों का जो और सबको राहत दिलाए। और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो खुल्लम खुल्ला दिखता है कि इस देश का न्याय तंत्र ही अन्याय कर रहा है, इस देश का सरकार ही लूटने में बिल्डरों को साथ दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि इसमें आप सब भी हमको साथ दें, अधिक से अधिक लोगों तक ये खबर पहुंचाएं कि 2 मार्च को मीटिंग में आए, क्योंकि हमारा जो कड़ा कदम है ऐसा कदम होगा जो न प्रधानमंत्री जी ने सपने में सोचा होगा, न चीफ जस्टिस ने सोचा होगा, न आप लोगों ने सोचा होगा और न ही हमारे कमेटी मेंबर ने सोचा होगा। लेकिन हमेशा बातचीत जो होती है ना, उसी से समस्या का समाधान करना चाहिए। जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे तो सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस न्याय के लिए युद्ध करने के लिए तैयार है, और युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है, सभी पक्षों को नुकसान जाता है। लेकिन इससे पहले हम सरकार को और न्यायतंत्र को अवश्य मौका देंगे कि भाई आप अपनी गलती को सुधारो, क्योंकि किसी को न्याय समय पर ना मिले इसीलिए ऐसे न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई, और उसका परिणाम ये हो गया कि उसी न्याय व्यवस्था को हमने स्वीकार कर लिया, और परिणाम ये है कि 70 साल के बाद न्यायतंत्र में 4,75,00,000 केस का फैसला हुआ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मैं इसे न्यायतंत्र कहना पसंद नहीं करता। न्याय तो उसे कहते हैं, और ये न्याय का सिद्धांत हम लोगों ने नहीं बनाया। न्याय का सिद्धांत विश्व में है और उसके मुख्य 3 तत्व हैं। न्याय के मुख्य 3 तत्वों को ध्यान में रखिए। पहला जो है वो ये है कि समय पर न्याय मिलना चाहिए, यानी अगर समय पर न्याय नहीं दिया गया तो हमारा देश के जज भी कहते हैं डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, देरी से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। दूसरा होता है न्याय में सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ये हमारे देश में नहीं हो रहा है। गरीब 6 से लेकर 12 साल तक आज बिना हियरिंग के कोर्ट जेल में सड़ रहे हैं, और पैसे वाले रात के 12 बजे भी उनकी सुनवाई हो जाती है। यानी हमारे देश में न्यायतंत्र नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण हम आपको पेश करते हैं। और तीसरा होता है कि समान न्याय मिले, इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस में ये होता है कि एक गुनाह के लिए जो एक गरीब को सज़ा मिलती है, ऐसे गुनाह के लिए पैसे वालों को भी वही मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में न्यायतंत्र ऐसा नहीं करता है। पॉलिटिशियन अगर चाहे तो जेल में है और उसको अपने बेटे की शादी में जाना हो तो उसको छुट्टी बेटे में शादी में जाने के लिए मिल जाती है, लेकिन एक गरीब होता है तो उसे नहीं मिलता है। यानी मुख्य 3 तत्व, समय पर न्याय जो हो नहीं रहा है, 4,75,00,000 पेंडिंग, ये इस बात का संकेत देता है कि हमारा देश का न्यायतंत्र न्याय नहीं अन्याय करता है। दूसरा कहते समान न्याय, जानते हैं गरीब और अमीर को समय एक सरखा न्याय नहीं, एक बराबर का न्याय नहीं मिलता है। और तीसरा इक्वल जस्टिस नहीं हो रहा है। अब तीनों सिद्धांतों के विरुद्ध में कार्य हो रहा है। इसीलिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने तय किया है कि इस न्याय तंत्र में मूलभूत परिवर्तन किया जाए। तकलीफ क्या होती है कि हमारा देश का न्याय तंत्र ब्रिटिश का बना हुआ है। अब झोपड़पट्टी के लिए बने गए नींव पर महल की कल्पना नहीं की जा सकती। अब जो न्याय तंत्र ब्रिटिश सरकार का दमन की नीति के आधार पर बनाया गया है, उससे अगर हम न्याय की अपेक्षा करें तो ये संभव नहीं है। अगर आपको न्याय चाहिए तो इसमें मूलभूत परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम यहाँ पर इसलिए आए कि हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। हमने पिछले 27 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से मैं काम करता हूँ, संस्था के साथ पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हूँ। मैंने अनुभव किया, करीब 27 वर्षों में हमने 700 लोगों को बिल्डर के साथ मिलकर फ्लैट दिलाए। बहुत सारे डाइवर्स के केस भी हाथ में लिए थे, बहुत सारे विल भी बनाए थे, और
सामाजिक कार्य में लोगों को मुफ्त में हमारे यहाँ कंसल्टेंसी फ़ी लिए बगैर सभी को हम सोसाइटी फॉर जस्टिस तरफ से कानूनी सलाह देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। पहले बड़ी संख्या में था, अब थोड़ा उम्र हो जाने से थोड़ा कम कर दिया है, किंतु आज भी करीब 7 से 8 लोगों को कोई भी अगर कानूनी सलाह चाहिए तो हमारी सोसाइटी फॉर जस्टिस से बोरीवली ऑफिस में हम देते हैं। अब आज के मुद्दे पर हम आते हैं। हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, ATG अवेलेबल है। हमारी अगली मीटिंग जिसमें हम बहुत बड़े कड़े निर्णय लेने वाले हैं और हमारी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को है। ओपन चैलेंज है, या तो अपने आप को सुधारो वरना हम आपकी बात सुनेंगे नहीं। और जो कुछ भी सोसाइटी फॉर जस्टिस करेगी संविधान के अनुसार करेगी, कानून के अंदर रहकर करेगी। अगर मैं कहता हूं कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊंगा या ऐसी बात कहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, वो भी जो होगा वो संवैधानिक होगा। वो अपनी मर्जी से कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता कि हमारे कानून के विरुद्ध में कार्य चले। अभी मैं अपने व्यक्तिगत बात करूं, मैं तो समाज का काम 27 साल से कर रहा हूं। अभी तक मैंने 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में जब भी जाएंगे ना तो याद रखिएगा, आप कभी भी जीतते या हारते नहीं हैं। अगर आपका एडवोकेट ईमानदार है तो ही आप जीतोगे, वरना आप किसी संजोग में जीत नहीं सकते हैं। ये हमारे देश की हालत है। क्यों कि मैं हमेशा एडवोकेट को न्याय तंत्र का दलाल कहता हूँ, और ये दलालों की वजह से ही हमारे देश में न्याय देरी से हो रहा है। अभी आप समझिए कि मैंने 15 PIL की, जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, राजेंद्र जे ठक्कर और PIL लिखेंगे तो आपको सारी मेरी PIL की जानकारी आपको गूगल सर्च में मिल जाएगी। हमने हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन पे केस किया, जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में भी वो हार गया। अब हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं, उसको भी करीब 4,500 करोड़ का नुकसान हुआ हमारी वजह से, लेकिन करना पड़ा। ऐसा ही केस हमने सेबी पर किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट की सबसे बड़ी संस्था है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों पे केस किया। आप नहीं मानेंगे, मुझे हियरिंग करनी नहीं पड़ी। मेरा लेटर जाने के बाद, पिटीशन जाने के बाद उन्होंने अपना ऑर्डर वापस ले लिया, लेकिन हमने केस चालू रखा कि भाई कोर्ट ऑर्डर दे कि तुम विड्रॉ करो। उन्होंने पहले ही विड्रॉ कर लिया। 156 बिल्डिंग के ऊपर केस किए थे, जिसके कारण कॉरिडोर का TDR बंद हो गया था। हमने लाल बाग में जो सभी मिले थी उनका भी केस किया था, जिसमें पब्लिक के लिए बहुत बड़ी जगह थी, लेकिन बाद में कानून बनाकर सिर्फ 17 एकड़ पब्लिक के लिए रखा, जबकि 100 से अधिक 171 एकड़ मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए थी, किंतु कानून बनाकर। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ मुमकिन है, हम सबको मिलकर कार्य करना है और इसमें आप सबका योगदान बहुत बड़ा रहेगा। अब मैं सीधे विषय पर आपको समझाता हूँ कि आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि भाड़े में रहने वाले घरों का तोड़ दिया गया। तोड़ देने के बाद ये तय किया गया था कि वो उनको भाड़ा मिले जब तक कि उसको पोजीशन नहीं मिलता, लेकिन देखा ये जा रहा है कि उनके रूम तो तोड़ दिए जाते हैं, फिर चाहे SRA में हो, महाडा में हो, चाहे BMC की जगह हो या प्राइवेट जगह हो। और सवाल अगर 2-4-10 आदमी का होता तो बात अलग है। आज की तारीख में मेरे अंदाज से मुंबई शहर में कम से कम 20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको बेघर कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो ये काम सरकार का होता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, मैं समझता हूँ अक्टूबर में, बहुत ही अच्छा भाड़े के लिए ऑर्डर आया। क्या लिखा, क्या बोला, गोरेगांव के एसोसिएशन ने किया था, ऑर्डर बहुत अच्छा था। ऑर्डर में लिखा है कि अगर आप कोई भी चीज़, किसी का घर डिमोलिश करते हैं तो आपको उसको 3 साल के अंदर घर देना है, दूसरा उनको भाड़ा देना है, तीसरा अगर आप नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए तोड़ दिया गया या आप तोड़ना चाहते हैं C1 कैटेगरी में, तो कम से कम अल्टरनेट व्यवस्था की जाए कि आप उसको भाड़ा कब तक देंगे, जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता।
लेकिन हमारे देश में कोर्ट के ऑर्डर का पालन होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को चैलेंज देता हूं कि वे स्वयं अपने आदेश का पालन नहीं करते। क्योंकि मैं तो पिछले 27 साल से ये लड़ते रहता हूँ। फेरी वालों का केस जब आया था तो मैंने फेरी वालों के केस के लिए कोर्ट का स्टडी किया, तो मुझे एक ऑर्डर मिला 1986 का। इतना बढ़िया ऑर्डर था, अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमारे देश के जज अंधे थे, जिसके कारण हमारे देश में गली गली में फेरी वाले हो गए। और आज फेरी वाला सामाजिक समस्या बन चुका है। 4 लाख लोगों का परिवार चलता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर 1986 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, रोड इज मेंट फॉर व्हीकल ट्रैफिक, रोड जो है वो गाड़ियों के लिए बनाया गया है, रोड्स आर मेंट फॉर व्हीकल्स एंड पेवमेंट्स आर मेंट फॉर पेडिशन, यानी राहदारी मार्ग जो है वो राह पर चलने वालों के लिए है। नो कमर्शियल एक्टिविटी कैन टेक प्लेस आइदर ऑन रोड और ऑन पेमेंट। ये 1986 का जजमेंट है। लेकिन हमारे देश के किसी भी पॉलिटिशियन ने इस बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का जज फॉरेन में नहीं रहता है, भारत में ही रहता है। नीचे उतरता है तो गधा कुछ दिखता है ये जज कि कानून का उल्लंघन होता है, तो तुम जज किस काम के? अगर तुमने खुद ऑर्डर दिया है, जज कहते हैं, तो मैंने लिख के भेजा जज को कि जब आप खुद अगर अपने आदेश का पालन नहीं करते तो आपको अधिकार क्या है जनता को कहने का कि आदेश का पालन करो? आप खुद आदेश का पालन देते करते नहीं है। मैंने 2 पॉलिटिशियन 51% मेंबर फेवर में हैं, तो कंपल्सरीली वो बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है और डेवलपमेंट एक्टिविटी की जा सकती है। लेकिन याद रखिए, कानून नहीं बनाया था, अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि कानून बाद में बनेगा, अभी वो उसको लागू कर देंगे। अगर आप बिल्डर के फेवर के लिए ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, तो आज आपका कर्तव्य बनता है कि जो 50,000 लोग बेघर हैं, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक लिस्ट भेजा है, उसमें आप देखिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बहुत सारे पेपर दिए हैं। उसमें आप ये पेपर निकालिए, ये मुंबई समाचार वाला देखिए एक पेपर है। आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ कि कितना बड़ा लीगली किस तरह से हो रहा है, इसको आप देखिए। पहले मुंबई समाचार का पेपर निकालिए। ये 2023 का न्यूज़ है, मुझे मिला, पता क्या चला कि किसी ने आरटीआई में इंक्वायरी की, 308 बिल्डिंग, उसके बिल्डरों ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया। अब किसी ने 50% बनाया, किसी ने 70% बनाया, किसी ने 90% बनाया, लेकिन पूरा बिल्डिंग नहीं बनाया और अपने आप को उन्होंने बैंकरप्ट क्लियर, यानी ये बिल्डिंग अब आगे बनेंगे नहीं, लोगों को पोजीशन मिलेंगे नहीं। अब जिन लोगों ने उसमें फ्लैट खरीदा है, उनकी हालत ये हो गई कि 10-10 साल तक, 7-7 साल तक उनको घर नहीं मिल रहा है। आज आप अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपया सब कुछ छोड़कर जमा करते हैं, और वो 1 करोड़ रुपया देने के बाद जब आपको घर नहीं मिलता है तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? और इसको दुख दूर करने का 2 ही रास्ता होता है, एक न्यायतंत्र और दूसरा है सरकार। लेकिन यहाँ तो न्यायतंत्र भी बिल्डर की है और सरकार भी बिल्डर की है। इसका विरोध हमारा चल रहा है, और उसीलिए जो कड़ा कदम हमें उठाना है, हम 2 मार्च को योगी सभागृह में जो लोग आएंगे उनको बताएंगे कि अब इसका समाधान क्या करना है। सबसे पहले तो हमने न्यायतंत्र को लिख दिया, सभी जजों को, कि आप न्यायतंत्र को ताला मार दीजिए, हमें ऐसे न्यायतंत्र की आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर्ड एडी से लेटर भेजा है, 1 बार नहीं 4 बार भेज चुका हूँ, लेकिन किसी जज को शर्म ही नहीं है। अगर आपको ये कोई कह दे कि तुम न्यायतंत्र को ताला मारो, मजाक बात नहीं है। आप अल्टरनेट व्यवस्था तैयार कीजिए कि 4.25 करोड़ केस बाकी हैं, उसके लिए एक अलग व्यवस्था कीजिए। कम से कम नए केस का तो फैसला आप न्याय के हिसाब से कीजिए। और न्यायतंत्र के सिद्धांत अगर इस देश को, जज को मालूम नहीं, तो आने वाले दिनों में आपको घर में आकर लूटेंगे। आज तो आपका फ्लैट ले लिया है, कल वो उससे ज़्यादा भी, क्यों? बिल्डर को डर ही नहीं है। मैं अपना आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा केस भी है। अब देखिए 308
308 प्रोजेक्ट हैं। इसका मैंने लिस्ट बनाकर आपको भेजा है, आप ज़रा देखिएगा। 1 2 3 3 पेज हैं, आप देखिएगा। इसमें ज़रा एक बार निकालेंगे तो आपको मैं आइडिया देता हूँ कि क्या लफड़ा चल रहा है। सबसे पहले मुंबई समाचार में जो लिस्ट है वो बाद में मैंने 3 बनाया उसका लिस्ट, 1 2 3 सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के ऊपर। देखिए आपको पता चलेगा कि अन्याय करने में न सरकार, नेपच्यून के 45 प्रोजेक्ट, लवासा के 31 प्रोजेक्ट और निर्मल लाइफस्टाइल कल्याण प्राइवेट लिमिटेड के 30 प्रोजेक्ट। अब 308 में से 106 प्रोजेक्ट तो सिर्फ 3 आदमी के पास है। और ये 3 आदमी का अगर लाइफस्टाइल देखेंगे ना, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के बंगले में घर में रहते हैं, 10-10 12-12 गाड़ियाँ रखते हैं, बड़ी बड़ी 20,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस रखते हैं। लेकिन इन्होंने कितने लोगों को बर्बाद किया जिंदगी। एक बिल्डिंग में आप कम से कम 50 फ्लैट समझिए, जो कि मेरे हिसाब से तो ज़्यादा हैं। मैं तो आपको बोलता हूं कि अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट हैं और ये 3 बिल्डरों ने 106 प्रोजेक्ट को खड़ा कर दिया कि हम बैंकरप्ट हैं। यानी अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट हैं तो ये 106 में 5,000 परिवार दुखी हो चुका है। और ये 3 आदमी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़े फ्लैट में रहते हैं, बड़े ऑफिस में रहते हैं, लेकिन 5,000 परिवार, और इतने परिवार दुखी होने के बावजूद भी अगर इस देश का न्यायतंत्र अंधा है और इस देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार अंधी है, तो आप समझ लीजिए हमें वो कदम उठाने होंगे कि इन लोगों को कैसे बेघर किया जाए। ये कदम के बारे में हम आप लोगों को 2 मार्च को दिखाएंगे, क्योंकि 2 मार्च को हमारा उद्देश्य है इन लोगों की आंखें खोलनी। अब ये सवाल तो समझ लीजिए कि मैंने पूरा आपको 308, लेकिन 308 नहीं है। बैंकरप्ट में तो मेरे ख्याल से कम 600 से अधिक लोग हैं। ये तो 2023 का रिकॉर्ड दे रहा हूँ, उसके बाद कितने लोगों ने बैंकरप्ट किया होगा वो अलग। और इसका सबसे बड़ा कानून आप लोग को मालूम नहीं। देखिए, आप अगर टाटा का एक शेयर खरीदते हैं मान लीजिए, या आप अंबानी का शेयर खरीदते हैं 1,000 रुपये का, मान लीजिए आपने अडानी का शेयर खरीद लिया 1,000 रुपये का, आपकी लायबिलिटी कितनी है? कल अगर वो कंपनी बंद हो गई तो आपको नुकसान कितना होगा? 1,000 रुपये का, बराबर है ना? क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट है। तो इन पॉलिटिशियनों बिल्डर को फेवर करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP बना दी। यानी LLP के नाम पे आजकल कंस्ट्रक्शन होता है। अब LLP के अंदर आपका फ्लैट नहीं आएगा, लेकिन एडिशनल जो जगह होती है ना, उसको बेच के पैसा जमा कर लेते हैं और आप लोग का मकान नहीं बनाते। आप तो बेघर हो गए, जिंदगी भर का 1 करोड़ रुपया चला गया। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। पिछले 3 महीने में मेरे पास 90 यंग लड़के आए जिनकी उम्र 30 साल से लेकर 45 साल की थी। अब देखिए, एक वाइफ एंड हस्बैंड आके मुझे बोलता है, राजू भाई हमने एक प्रोजेक्ट लिया, 60 लाख की लोन ली, हमें 52,000 रुपया महीना इंस्टॉलमेंट EMI आता है। अब 3 साल के बाद देने की बात थी, आज 9 साल हो गया, बिल्डर ने मुझे जगह नहीं दी। बोलता है पहले मैं बम्बई में रहता था कि भाई हमको जगह मिल जाएगी, पहला 1.5 साल बिल्डर ने भाड़ा भी दिया, बाद में भाड़ा भी देना बंद कर दिया। अब तकलीफ क्या हो गई कि 52,000 EMI भरो और 20,000 रुपया भाड़ा भरो। वो दोनों वाइफ हस्बैंड सर्विस करते थे, उनको नहीं पोसाता था, वो सीधे नाला सोपारा चले गए। अब बोलते हैं मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरा पैसा सब बिल्डर के पास चला गया, अब मैं क्या करूँ। और जब मैंने इसकी पता की कि भाई ये तो गलत बात है, कानून ही गलत है। क्योंकि अगर मैं लोन लेता हूँ, मान लीजिए मैंने फ्लैट कर दिया, मैंने लोन लिया, बराबर है, और ये भाई साहब बिल्डर हैं, मेरा लोन का पैसा किसको मिलेगा? बिल्डर को मिलेगा। मेरा लोन का पैसा बिल्डर उपयोग करता है, लेकिन EMI कौन भर रहा है? मैं भर रहा हूँ, और मैं भरने तैयार हूँ। अगर उसने मुझे 3 साल में वादा किया और मुझे फ्लैट दे दिया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम 3 साल के बाद का EMI तो बिल्डर को भरना चाहिए। ये न्याय होता है। हमने लिखा है, जजों को भी लिखा है और प्रधानमंत्री को भी लिखा है, और हमारे मुंबई के 6 MP को लिखा है और 36 MLA को लिखा है
कि इतना बड़ा अन्याय होता है और आप लोग ये बेचारे यंगस्टर जो सपने देखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का पैसा बना के लोन लिया, आज उनको पैसा भरना पड़ता है। ये सबसे बड़ा अन्याय है। और अगर हम सब भी चुप रहते हैं तो हम सब भी गुनहगार हैं। आज अगर मेरे पड़ोसी के यहाँ चोर आया और मैंने अपना दरवाज़ा बंद रखा, तो कल मेरे यहाँ भी चोर आएगा। यानी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस 2 मार्च को बहुत ही कड़े कदम उठाने वाली है। और ये मैंने अभी कमेटी मेंबर को नहीं बताया है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे तब युद्ध करेंगे, क्योंकि युद्ध जो होता है उसमें दोनों को नुकसान होता है। और हम चाहते हैं कि सरकार को भी भगवान सद्बुद्धि दे और इस 10 के बदतमीज और अयोग्य जजों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मैं जजों को अयोग्य कहता हूं, इसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि उनको समझना चाहिए कि मेरा एक दोस्त था, वो कोर्ट में गया, कंज्यूमर कोर्ट में, कि भाई मुझे पोजीशन नहीं दिया है और मुझे ईएमआई भरने के लिए बोलता है, तो उसको ऑर्डर मिल गया कि भाई ईएमआई बिल्डर भरेगा। तो मैंने कहा अगर एक ऑर्डर बन जाता है कि अगर कोई बिल्डर टाइम पे नहीं देता है वो ईएमआई बिल्डर भरेगा, तो ये तो सभी को लागू कर दीजिए ना। अब एक एक आदमी कोर्ट में जाएगा इसके लिए। इस तरह का सड़ा हुआ ब्रिटिश सरकार का न्याय तंत्र हमको नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने अभियान चालू किया है, न्याय तंत्र को बंद करो अभियान। हमें ताला मारना है ऐसे न्याय तंत्र को, जो सिर्फ अन्याय ही करता हो। ऐसा न्याय तंत्र हमको नहीं चाहिए। अब देखिए, ये आपको देने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, और साथ में आपको और एक लिस्ट दिया है पूरा प्रोजेक्ट के साथ कि नेपच्यून के प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर है, क्या है, वो भी हमने लिख के दिया आपको। इतना ही नहीं, हमने और दूसरे लोगों का भी, नेपच्यून के 2 हैं, निर्मल लाइफस्टाइल के हैं, लवासा के हैं, उसके बाद और सब हैं जिसमें हाउसिंग डेवलपमेंट भी है, मार्वल रियल्टर भी है। अच्छा, एक खुद से देखिए, एक बात मुझे इस वक्त इतना बुरा लगा, हकीकत में लगा कि ये देश में न्याय तंत्र है नहीं, इसको तो ताला मारना। एक भाई साहब मेरे पास आए, उसके बाद करीब 16 लोग आए, वो सब पैसे वाले, मतलब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। 5-5 करोड़ रुपया बिल्डर को दिया है। कितना? फ्लैट के लिए 9 साल हो गए हैं बिल्डर ने उनको फ्लैट नहीं दिया है। अब आप मुझे बताइए 5 करोड़ कौन आदमी खर्च करेगा? सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा। यानी जिसके पास इतना पैसा है वो भी इस देश के न्याय तंत्र में न्याय नहीं ले सकता है, तो एक गरीब आदमी की हैसियत क्या रहेगी? आप समझ लो। 2-3 करोड़ देने वाले तो बहुत हैं, 1 करोड़ देने वाले तो हमारे ये भाई साहब हैं, RIT राइट बिल्डर है। 1 करोड़ 2009 में दिया है, आज तक बिल्डर ने उनको जगह नहीं दी। 1 करोड़ का 9 साल का इंटरेस्ट गणते करेंगे तो ऐसे ही वो 2.5-3 करोड़ हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं आज वो 5 करोड़ होता। लेकिन कहने का मतलब आपको ये है कि अगर हम इस तरह के अन्याय को सहन करेंगे, कब तक करेंगे? और इसीलिए मैं प्रेस वाले से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस गंभीर विषय को किस प्रकार से समाज में लोगों तक पहुंचाइए कि हमारे देश में बदतमीज जज हैं और बदतमीज नेता हैं जो जनता की रक्षा नहीं करते हैं, जबकि हमारा संविधान कहता है कि जनता की रक्षा करने का अधिकार इस देश के न्याय तंत्र का और सरकार का है। और आज दोनों फेल हो चुके हैं। और मैं आप सबको वादा करता हूं कि मेरे पास सिर्फ 5 कानून बनाने हैं। अगर वो 5 कानून बनाते हैं तो 1 लाख लोगों को तुरंत राहत मिलेगी। सिर्फ 5 कानून बना रहे हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि पॉलिटिशियन खुद बिल्डर बने हुए हैं, बिल्डर को सपोर्ट खुद करते हैं। और जज की क्या हालत है, ये एक एग्जाम्पल आप देखिए कि एक जज को तो मैंने ट्रांसफ़र करवाया, मैंने जज के ऊपर केस किया कंज्यूमर कोर्ट में, उसको ट्रांसफ़र होना पड़ा क्योंकि एसोसिएशन ने भी एक्शन लिया था, उसको अमरावती या नागपुर भेज दिया। कंज्यूमर कोर्ट का जुडिशल मेंबर था। मैं आपको दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल। आपको देखो, मैंने ये भेजा हुआ है, ये आप जरा देखिए, ये 3 पेज देखिए, 3 पेज है। ये जो है ना, ये 2014 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना, 15 को रजिस्टर्ड कराया, 2016 में IOD आ गई,
2018 में पोजीशन देने की कमिटमेंट की। अब आप सोचिए कि 2014 में बना हुआ एग्रीमेंट 15 में हुआ रजिस्टर्ड, आज तक प्लिंथ एरिया भी बना हुआ नहीं है। 10 साल हो गए, कितने? इसके बावजूद भी अगर कोर्ट आपको कुछ सपोर्ट नहीं करता है, मुझे मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ा। जब उसने 2018 में पोजीशन नहीं दी, मैंने कमेटी मेंबर को कहा कि आपको केस करो, बिल्डर बदलो, किसी और को दे दो। लेकिन आप जानते हैं कि अधिकांश सोसाइटीज़ में सभी कमेटी मेंबर बिल्डर के साथ मिले होते हैं और लोगों को न्याय तंत्र में जाने का डर लगता है कि राजू भाई न्याय तंत्र में ज़िंदगी चली जाएगी, पोता को मिलेगा, बेटर है कि बिल्डर के साथ समझौता कर लो। मैंने कहा मैं समझौता करूंगा नहीं। मैंने केस किया। केस का परिणाम ये हुआ कि 2021 में आईओडी आई, 2021 में आईओडी ली, लेकिन जज ने बिल्डर को सजा नहीं दी। ये नहीं पूछा कि 2016 का आईओडी चला गया, 18 तक तुमने इसको दिया नहीं। 18 के बाद डीए में लिखा हुआ था कि अगर वह हमको दुकानदारों को 18 महीने के अंदर दुकान नहीं देता है तो डबल भाड़ा देगा, ये डीए में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे देश के जज ने कुछ नहीं किया। आप सोच लीजिए, अगर एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है तो डेवलपमेंट एग्री बना के फ़ायदा क्या हुआ? एक बार आपने मेरे साथ इंडिविजुअल एग्रीमेंट बनाया, पहले डीए बनाया, 2021 में जैसा ही आईओडी आया उसने सबका एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट बनाया, मैंने देखा कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, बिल्डिंग एकदम ख़राब था, एक भाग टूट गया, तोड़ दिया गया। उसने 6 साल के बाद भाड़ा देना चालू किया, पहले 6 साल में नहीं दिया। जब बिल्डिंग टूट गई और बीएमसी तोड़ने के लिए आई तब सबको भाड़ा देना चालू किया। और आईओडी 2021 में आई। मेरे केस करने के बाद मैं हाई कोर्ट में गया। अब आईओडी मिलने के बाद इंडिविजुअल एग्रीमेंट बना। मैं अपनी दुकान बेचना चाहता था। देखिए, बड़ी उम्र होती है ना, उस वक्त आदमी को बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, परिवार बड़ा होता है, हर तरह की तकलीफ़ें होती हैं। आपने अपनी संपत्ति अपने लिए रखी होती है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी। अब अगर मैं बिना आईओडी के बेचता हूँ तो मेरी दुकान 451 स्क्वायर फीट थी, कितने? 451। और बिल्डर ने 39% एक्स्ट्रा देने का बात किया था, यानी 175 स्क्वायर फीट ज़्यादा देगा। अब आईओडी आप 10/2 को एक डेट मिली, 29/4 को दूसरी मिली, 15/9 को तीसरी मिली। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने एडवोकेट को कहा तुम निकलो, अब मैं खड़ा रहूँगा। मैंने वकालतनामा कैंसिल किया और कंज्यूमर कोर्ट बांद्रा में मैं खुद खड़ा रहा। परिणाम क्या हुआ कि मैडम ने जैसे ही डेट देनी चालू की, मैंने मैडम पे चिल्लाया। मैं कहा मैडम, आपको कानून मुझे सिखाना पड़ेगा कि अगर एक रिस्पोंडेंट 3 बार आता नहीं है तो उसको आप डेट कैसे दे रही हैं? बिल्डर 4 बार आया ही नहीं है। कानून ये कहता है कि अगर एक आदमी नहीं आता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर करने का अधिकार जज को है। उसमें जज को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। दिस इज द लॉ। ये इन बदतमीज जजों का बनाया हुआ कानून है और ये बदतमीज जज इसको पालन नहीं करते हैं। मैं बदतमीज इसलिए कहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए कि आप न्याय तंत्र की गद्दी पर बैठ के खुद अन्याय कर रहे। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अभद्र व्यवहार या अपशब्द करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी हमें गुस्सा भी करना पड़ेगा और अपशब्द का उपयोग भी करना पड़ेगा। इसलिए आज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको साबुत देता हूँ कि 4 बार अगर रेस्पोंडेंट नहीं आता है तो एक्स पार्टी बना। मैंने कहा मुझे एक्स पार्टी आपने क्यों बना के नहीं दिया? तब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए, दिस इज़ द ऑर्डर कॉपी, जिसमें इन्होंने क्लियर लिख के दिया है 13 जनवरी 2023 को कि गैरहाजिर सबब सामने वाले क्रमांक 1 के विरुद्ध एक तरफा आदेश पारित करना देता है। उन्होंने लिख के दिया कि हम एक पार्टी ऑर्डर बनाएंगे। ये इनका ऑर्डर है, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, कन्फोनेट में जाकर।
अब 2023 का ऑर्डर आज हो गया 24, उसके बीच में कितनी हियरिंग आई आप देखिए। आपको मैं हियरिंग बता रहा हूं कि उसके बाद हियरिंग हो गई 27/4 को, 31/8 को और 12/1 को। 12/1 यानी जनवरी में जब हियरिंग थी तो उन्होंने क्या बदमाशी की इस कोर्ट ने, बदमाशी बोल रहा हूं, बदतमीजी तो है, बदमाशी। उन्होंने 12 तारीख को हियरिंग थी, मैं कोर्ट में जाने लगा तो मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि राजू भाई तुम्हारे केस को तो 6 महीना एक्सटेंशन हो गया। मैंने कहा मुझे बताया नहीं, एक्सटेंशन कैसे हो जाएगा, मुझे इंटीमेट नहीं किया कि आपका डेट एक्सटेंड हो चुका है। उन्होंने मुझे 14 तारीख को मेल भेजा। अब हियरिंग मेरी 12 तारीख को है और कोर्ट 14 तारीख को देते, इससे बदमाशी नहीं तो और क्या कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे साथ इतना होता है तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है कानून का, उनके साथ एडवोकेट क्या करते होंगे ये तो भगवान ही जानता है। और ये मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप इसमें रिपोर्टिंग करेंगे तो आप गलत नहीं होंगे। आप कन्फोनेट में जाकर देख सकते हैं। अब 12/1/24 यानी 1 साल के बाद भी अगर कोई भी कोर्ट अगर न करता हो तो ये बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, मैं आपको बताऊं, तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी शान तोड़ दिया गया है भाड़े वालों का और उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस सबसे पहले सरकार से कहती है कि जिन लोगों का मकान तोड़ दिया गया है और जिनको भाड़ा नहीं दिया है उनको भाड़ा दें। चंदनवाड़ी का केस देता हूं। चंदनवाड़ी बीएमसी की लैंड थी, उस लैंड में 686 भाड़े वाले थे, उनको तोड़ दिया गया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया गया और एग्रीमेंट में कह दिया गया कि 32,000 रुपया भाड़ा देंगे। मैंने मीटिंग बुलाई थी, मैं गया था, बातचीत की। आप नहीं मानेंगे, पहला 1.5 साल भाड़े दिया, बाद में किसी को भाड़ा आज तक दिया नहीं। इतना ही नहीं, समाचार तो ये मिला कि जिस डेवलपर को वो जगह बीएमसी ने दे के रखी है, वो जगह पर बिल्डर ने 300 करोड़ का येस बैंक से लोन भी ले लिया। यानी इस देश में देश की संपत्ति को लूटने के लिए बिल्डर को सरकार कितनी छूट देती है, ये समझने की कोशिश कीजिए। कि चंदनवाड़ी में 686 लोग तो बेचारे बेघर हो गए, 60 से 70 लोग तो मर गए। सुनिए, उसमें कुछ लोग, इसको बीआईटी चाल कहते हैं। अब मुझे बताइए, इसके जैसा ही मुलुंड में एक जगह है, वहाँ पर भी तोड़ दिया गया, न किसी को भाड़ा दिया जाता है। तो हमारी सबसे पहली लड़ाई 2 मार्च को रहेगी कि भाड़ा जिसको नहीं दिया जाता है पहले उसको भाड़ा दिया जाए, उसको न्याय कहते हैं। दूसरा, आपको सिर्फ भाड़ा नहीं देना है, भाड़े के साथ साथ जो हाईकोर्ट ऑर्डर का कमिटमेंट है कि तुम इनको, देखिए हाईकोर्ट ऑर्डर क्या है ये आप लोग को मालूम नहीं है, मैं बताता हूं, मेरे पास कॉपी है। हाई कोर्ट ने 2 बात की है मकान मालिक के साथ, रिकंस्ट्रक्ट और रीडेवलप। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए उसने मकान को तोड़ दिया, तो जितनी जगह थी जहां पर थी वहां पर भाड़े वाला खुद अपने लिए मकान बना सकता है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें बीएमसी से प्लान की जरूरत नहीं है, ओनर से परमिशन की जरूरत नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर है कि ओनर की परमिशन की जरूरत नहीं है, बीएमसी से प्लान की जरूरत नहीं है। आप जैसे रहते थे ऐसे रहो, आपको सिर्फ बीएमसी को इंटीमेट करना है। कंडीशन एक ही डाली कि आपको संघ बनाकर रजिस्टर्ड बना के आगे बढ़ना है, अकेला नहीं। अब देखिए, जिनके अपने अपने छोटे अलग से झोपड़पट्टी थे उनको तो तकलीफ नहीं है, लेकिन जहाँ पर पागड़ी में बिल्डिंग है वहाँ पर तकलीफ पड़ेगी। इसीलिए कोर्ट ने कंडीशन डाली, संघ बनाइए ताकि कोई आदमी गलत करे नहीं। अब इस तरह ऑर्डर आने के बाद अब तो सरकार का कर्तव्य बनता है। अब देखिए, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप लोगों को फ्री में घर बांटते हैं, आप किसानों को करोड़ों रुपया मुफ्त में दे देते हैं, बहुत सा दान धर्म कर देते हैं, तो जो लोग बेचारे अपने घर में रहते थे उनके पास पैसा नहीं है तो उनको घर बनाने के लिए तो कम से कम मदद कीजिए। इतना ही नहीं, जिन बिल्डिंग को अगर एक आदमी कहता मैं दिवालिया हो गया, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लो। बिल्डर की प्रॉपर्टी सीज नहीं कर रहे हैं, आप सुनिए, बिल्डर की प्रॉपर्टी सीज करेंगे तो दिवालियापन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो ये काम बनता है कि बिल्डर की प्रॉपर्टी पहले सीज करे और जो भी मकान आधा बना हुआ है
उसको पूरा करने का अधिकार कम से कम इस सब फ्लैट वाले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कमाई दी है उसको दे दे। और सबसे पहला हमारा जो है कि लोन के लिए कानून बनाया जाए। कानून बनेगा तो कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं हमको, कोर्ट को तो डूबने दीजिए। मैं तो कहता हूँ इतना बेशर्म और इतना अन्याय करने वाला ऐसा कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं इस देश में। मैं तो बोलता हूँ सरकार से कानून बनाओ। क्या कानून बनाना है कि अगर किसी ने लोन लिया और बिल्डर ने लिख के दिया 3 साल में देता हूँ और 3 साल में नहीं दिया तो सारा पैसा बिल्डर को देना होगा। ये कानून बना दो, समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और साथ ही साथ कम से कम बिल्डर को लिख कर देना है कि वो कब पोजीशन देगा। अगर नहीं देगा तो उसको भी बेघर कीजिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को आप लीजिए। ये न्याय होता है, जो कि ये न्याय नहीं हो रहा है। और आने वाले दिनों में 2 मार्च को मैं चाहता हूँ आप लोग अधिक से अधिक लोग आइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे जो विचार हैं ना, कोई बात नहीं, मेरे विचार हैं ना, वो कम से कम आप लोग का हृदय परिवर्तन करेगा। क्योंकि हांगकांग की आपने कहानी नहीं पढ़ी है। अगर आप लोग के पास गूगल है तो गूगल सर्च में एक बार जाइएगा, 150 साल पहले की हांगकांग की कहानी पढ़िएगा। बाकी जो कुछ कहना है वो अभी नहीं कहूँगा, वो मैं 2 मार्च को कहने वाला हूँ। बस अब ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन ये समस्या को समाधान के साथ साथ हमारी पूरी ताकत के साथ सरकार से अनुरोध है और इस देश के सभी बदतमीज जजों से अनुरोध है कि या तो न्याय करो या न्याय तंत्र को ताला मारो। ये हमारा उनसे अनुरोध है। या तो आप अपने आप को जज बोलते हो, अन्याय करते हो, आप जज नहीं हो। और ये मैंने लिख के भेजा है। ये देखिए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैंने आज से नहीं लिखा है, 4 साल से लिख रहा हूँ कि आप या तो न्याय करो, नहीं करते हो, अन्याय करते हो तो ताला मार दो। इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट का कानून रहने दीजिए, अपने आप सब सुधर जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, अब इनका बार बार बंद करने के लिए कहते हैं। आप लोग के लिए भी, आप भी सवाल मुझे कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर है। आप देखिए यूनियन कार्बाइड के विक्टिम्स जो है उनको न्याय कब मिला? 20 साल के बाद मिला, और वो भी मिला नहीं क्योंकि उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और उसको भी चैलेंज किया गया है। आप बॉम्बे ब्लास्ट के लोगों को देखो, वहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। आप हमारे साथ जुड़िए, 2 मार्च को आइए। हम जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी हमारी ताकत ज़्यादा होगी और तभी हम इसमें कुछ काम कर पाएंगे। देखिए, हमको कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा, या 1947 में जो हालत हुए उसमें। तो हमारे सामने लक्ष्य कम है, पर हमें मिलकर लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद। देखिए भाई साहब, इस देश में अन्ना जी ने आंदोलन किया, कुछ हुआ। जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया, कुछ हुआ। देखिए, इस देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं ना, वो गेंडे की चमड़ी की हैं। इनको कौन सी दवा लगती है मुझे अच्छी तरह मालूम है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस एडवोकेट को, सुमेधा राव, जिन्होंने मेरी 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। कभी उन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया और 15 का 15 पिटीशन में जीता हूँ। एक भी ऐसा प्रेयर नहीं है कि कोर्ट ने, जज ने कभी ये कहा हो कि ये प्रेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रेयर वही करते थे जो हमारा अधिकार था, जो कानून के अंदर हमारा अधिकार है। और मैं अगर कड़े कदम उठाऊंगा, अयोग्य कार्य करूंगा 2 मार्च के बाद, तो वो भी संवैधानिक होगा, उसको याद रखिएगा। आप एक बात सुन लीजिए भाई साहब, हमें जो कुछ भी करना है संविधान के अंदर रह के करना है। और अभी तो बातचीत का दौर है। जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे, युद्ध करेंगे और आप सब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। यही आप जो कर रहे हैं ना, सिर्फ ये समस्या नहीं, समस्याएं बहुत हैं उसी। और ये सब इन्होंने ओपन इसलिए रखा है कि बिल्डर के साथ मिले हुए हैं, एडिशनल एफएसआई उसको मिलेगी तो पॉलिटिशियन को उसमें हिस्सा मिलेगा। देखिए, मैंने चंडाल चौकड़ी का नाम लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेजा है कि ये चंडाल चौकड़ी अन्याय कर रही है। इसमें जज का नाम पहले लिखा है कि 4 चंडाल चौकड़ी में एक जज है, एक पॉलिटिशियन है,
तीसरा बिल्डर है और चौथा सरकारी अधिकारी है। ये 4 लोग मिलके पूरे पब्लिक को आज की तारीख में लूट रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई। हमारे पास दुर्ग शरद पवार जी का जगह है ना, वहाँ से कुछ लोग आए थे कि राजू भाई हमको ज़मीन बेची है, हम लोग 1260 आदमी हैं, मुझे मेल आया है कि ज़मीन जो बेची है सबसे 4 लाख 5 लाख रुपया ले लिया है, लेकिन वो ज़मीन है ही नहीं। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर 3 तरह के हैं। एक है अलॉटमेंट लेटर, मुंबई में लोगों का पैसा लिया, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया, अब अलॉटमेंट लेटर का कोई वैल्यू नहीं रहा। कुछ लोगों के साथ 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा दिया, खरीदने वाला समझता है नोटराइज किया हुआ स्टैम्प पेपर को एग्रीमेंट, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट तो जो रजिस्टर, इस तरह से इस देश के एडवोकेट और बिल्डर ने मिलकर काफ़ी लोगों को लूटा है। और अभी हमारी एक बहन, ये बोलने वाले थे भाई साहब, हमने बोरीवली का एक केस लड़ा, एक बहन अकेली रहती थी, अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि भाड़ा देना बंद कर दिया। अब 60 साल की औरत क्या करेगी, अल्टीमेटली पागल हो गई और अभी 10 दिन पहले गुजर गई। अब उसका फ्लैट का आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे देश में आपको प्रोबेट चाहिए तो बरसों लगते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो बरसों लगते हैं, HUF का सेटलमेंट करना हो तो बरसों लगते हैं। आप जो OC की और उसकी बात करते हैं ना, कन्वेंस की, ये सब एक खिलौना बना है इनके कमाने का। अब इसको हम धीरे धीरे सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस लेगी। पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि जो 50,000 लोगों को घर से बेघर किया है, उनकी आप लोग मदद कीजिए और उनके लिए अधिक से अधिक स्प्रेड कीजिए और सभी को 2 मार्च को मीटिंग में आने के लिए कीजिए। क्यों? इसका कारण एक बता दूं। पहला कारण ये है कि हमारी संस्था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस कर रही है। हम लोगों ने तय किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस करना, केंद्र सरकार के ऊपर केस करना, और उसके लिए हमको डाटा चाहिए। और डाटा उस वक्त मिलेगा जब सभी के पास ये जाएगी। और डाटा कैसे देंगे वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपको हमारी एक वेबसाइट है सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, आप वेबसाइट में जाइए, कॉन्टैक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट में राइट साइड में आपको मिलेगा, यानी हमारी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट में आपको राइट साइड में डिटेल मिलेगी। इफ़ यू आर ए विक्टिम ऑफ द जुडिशरी प्लीज़ फिल अप द फॉर्म। जितना अधिक लोग फिलअप करेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। और हम लोगों ने तय किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस करना, केंद्र सरकार पर केस करना, और साथ में एक सबसे बड़ा काम आप लोग कर सकते हैं कि ये जो लोन का जो अन्याय हो रहा है ना, उसको कम से कम तुरंत रुकवाइए। उसके लिए आप कहेंगे कि लोन का पैसा बिल्डर को भरना चाहिए, लोन लेने वाले को नहीं। ऐसा कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है और जज का भी कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को सजा दिलाए, ताकि उनको, और साथ में कम से कम जिसने लोन लिए उसको समय पर फ्लैट मिले। बेचारा अपनी जिंदगी का पैसा कमाकर कुछ नहीं कर पा रहा है। और मेरे पास 96 पीपल आए हैं, सभी यंग ब्लड, 30 साल से 45 के। तो मैं चाहता हूं आज आप पत्रकार सब कम से कम लोन के बारे में तो जरा ज़्यादा दबा के लिखिए, क्योंकि इसका कानून तुरंत बन सकता है। उनको करना क्या है कि जो बिल्डर एग्रीमेंट के मुताबिक पोजीशन नहीं देता है उसका EMI बिल्डर भरेगा। बस ये काम आप लोग करवा दीजिए, कम से कम इन लोगों को राहत मिलेगी। बाकी रही लड़ाई की, 2 मार्च को हमने आपसे कहा है ना प्रधानमंत्री ने सोचा होगा, न जज ने सोचा होगा, न आपने सोचा होगा, न मेरे कमेटी मेंबर ने, लेकिन वो मैं एकदम, जब मुझे लगेगा कि अब कोई मार्ग नहीं बाता है तो मैं बोलूँगा, क्योंकि युद्ध सबके लिए नुकसानकारक होता है। मैं युद्ध करना नहीं चाहता। जब तक हमारी समस्या बातचीत से होगी मैं बातचीत करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमिंग। और आप उनसे जब बात करना चाहते हो बात कीजिए, बाकी बाहर लंच रेडी है। अभी लंच के लिए सबको चल रहा है, लंच के लिए भेज दीजिए।